हमारे YouTube चैनल CGPSC सोर्सेस एकेडमी में मैं दिनेश कुमार डड़सेना आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 19 सितंबर 2022 को आरक्षण अधिनियम 2012 के 58% आरक्षण को हाई कोर्ट के द्वारा रद्द किए जाने की बात से ही वर्तमान में यह प्रदेश का सर्वाधिक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब इस मुद्दे पर अखबारों में कुछ लिखा नहीं जाता, टीवी पर डिबेट नहीं होती हो, सरकार, विपक्षी दल, राजनीतिक दल, छात्र संगठन, सामाजिक संगठनों की ओर से कोई गतिविधियां नहीं होती हो। वर्तमान में यह मुद्दा प्रदेश की राजनीति व जनमानस को व्यापक रूप से प्रभावित कर रहा है। कल ही राजभवन से भी इस मुद्दे पर हस्तक्षेप हुआ है। इसलिए यह मुद्दा आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं व खास तौर पर मुख्य परीक्षा के निबंध प्रश्न पत्र के लिए अति महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत वीडियो में इस मुद्दे से संबंधित सभी पहलुओं को समझाने का प्रयास किया गया है, जिसमें हम आरक्षण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, छत्तीसगढ़ में आरक्षण की पृष्ठभूमि, वर्तमान स्थिति, राज्यों में आरक्षण की स्थिति और सरकार के समक्ष वर्तमान में क्या क्या चुनौतियां हैं, इन पर बिंदुवार चर्चा करेंगे। तो अब देर न करते हुए राज्य में आरक्षण से संबंधित पहलुओं को समझने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले हम भारत में आरक्षण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझते हैं। भारत के इतिहास में प्रतिनिधित्व शब्द की गूंज उस समय पहली बार सुनाई पड़ती है जब विख्यात समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फूले 1882 में हंटर आयोग से आनुपातिक आरक्षण की मांग करते हैं। 1891 में त्रावणकोर रियासत में विदेशियों की भर्ती के खिलाफ प्रदर्शन के साथ साथ सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग की जाती है। भारतीय एलिट क्लास की मांग पर अंग्रेजों द्वारा 1892 में प्रशासन के द्वितीय श्रेणी के 941 पदों में से 158 पद भारतीयों के लिए आरक्षित किए गए। 1901 में कोल्हापुर महाराष्ट्र में साहू जी महाराज द्वारा आरक्षण की शुरुआत की गई। यह अधिसूचना भारत में दलित वर्गों को आरक्षण उपलब्ध कराने वाला पहला सरकारी आदेश है। भारत सरकार अधिनियम 1909 और 1919 में भी आरक्षण का प्रावधान था। 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी में 44% गैर ब्राह्मणों के लिए, 16% ब्राह्मणों, मुसलमानों और भारतीय एंग्लो ईसाइयों के लिए और 8% अनुसूचित जातियों के लिए जनसंख्या के आधार पर आनुपातिक आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। 1932 पुनः समझौता में दलित वर्ग के लिए केंद्रीय विधायिका और सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में आरक्षण का प्रावधान किया गया था। 1942 में डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना कर शिक्षा व नौकरियों में आरक्षण की मांग की गई। 1946 कैबिनेट मिशन प्रस्ताव में अन्य कई सिफारिशों के साथ साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व का भी प्रस्ताव था। 26 जनवरी 1950 से लागू संविधान के अनुच्छेद 330-332 में SC/ST के 10 सालों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था, जिसे हर 10 साल के बाद संवैधानिक संशोधन के जरिए 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। एवं अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में शिक्षा एवं शासकीय नौकरियों में प्रतिनिधित्व का प्रावधान है। यह आरक्षण राजनीतिक आरक्षण से इसलिए भिन्न है क्योंकि शिक्षा एवं नौकरियों में आरक्षण की समय सीमा संविधान में उल्लेखित नहीं है। अब हम नज़र डालते हैं आज़ादी के बाद आरक्षण से संबंधित घटनाक्रम पर। 1953 में कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम OBC आयोग बना। इस आयोग की कोई भी सिफारिशें लागू नहीं हुई है। 1989 में गठित मंडल आयोग द्वारा 1980 में OBC के लिए की गई 27% आरक्षण की सिफारिशों को विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा 1990 में सरकारी नौकरियों में लागू किया गया। 1991 में नरसिम्हा राव सरकार द्वारा EWS के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। दोनों ही आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली। भारतीय न्याय इतिहास में इंदिरा साहनी के नाम से मशहूर इस फैसले में केंद्रीय सेवाओं में 27% OBC आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। साथ ही साथ केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण की 50% सीमा रेखा और OBC पर क्रीमी लेयर इसी जजमेंट से अस्तित्व में आया
और ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। 2006 में ओबीसी को शिक्षा संस्थानों में आरक्षण आरंभ हुआ। 2019 में संविधान में अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़कर ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। भारत में आरक्षण की पृष्ठभूमि को समझने के बाद अब हम छत्तीसगढ़ में आरक्षण की पृष्ठभूमि को समझते हैं। सन 2000 में जब छत्तीसगढ़ बना तो छत्तीसगढ़ सरकार के लिए नवगठित राज्य के नीति निर्माण की प्रक्रिया, मध्य प्रदेश से संसाधनों के बंटवारों की प्रक्रिया और प्रदेश को विरासत में मिले चुनौतियों समस्याओं पर फोकस करना पहली प्राथमिकता थी। इसलिए नवगठित राज्य में नई आरक्षण नीति तैयार करने के लिए आयोग का गठन किया जाता तो आंकड़े तैयार करने, अनुशंसा आने में काफ़ी समय लगता। इसलिए 6 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश आरक्षण अधिनियम 1994 को बिना किसी संशोधन के लागू किया गया। अर्जुन सिंह द्वारा 1980 में मध्य प्रदेश में ओबीसी के लिए गठित रामजी महाजन आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश आरक्षण अधिनियम 1994 अस्तित्व में आया। हालांकि रामजी महाजन आयोग द्वारा ओबीसी को 35% आरक्षण की अनुशंसा की गई थी, परंतु दिग्विजय सिंह सरकार द्वारा रिजर्वेशन को 50% की सीमा में रखने के लिए ओबीसी को 14% आरक्षण दिया गया। अगर ओबीसी के लिए 35% आरक्षण लागू किया जाता तो आरक्षण की सीमा 50% से अधिक हो जाती और मध्य प्रदेश सरकार को इसे न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची में रखने का प्रस्ताव केंद्र को भेजना पड़ता, जैसा कि तमिलनाडु सरकार ने 1993 में किया था, या 50% से ज़्यादा आरक्षण होने पर मामला कोर्ट में जाता। दोनों ही परिस्थिति में आरक्षण अधिनियम 1994 देर से लागू होता। इसलिए ओबीसी आरक्षण को 14% कर कुल आरक्षण को 50% किया गया। इस तरह मध्य प्रदेश आरक्षण अधिनियम 1994 1 जुलाई 1994 को अस्तित्व में आया, जो कि राज्य गठन के समय आरक्षण लागू होने का मूल आधार था। और यही आरक्षण अधिनियम 1994 आरक्षण अधिनियम 2012 के लागू होने के पहले तक प्रभावशील था। अब हाई कोर्ट द्वारा आरक्षण अधिनियम 2012 को रद्द किए जाने से आरक्षण अधिनियम 1994 शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन हेतु प्रभावशील। अब हम छत्तीसगढ़ आरक्षण अधिनियम 2012 के रद्द होने के कारणों को समझते हैं। 19 सितंबर 2022 को हाई कोर्ट ने अपने अंतिम फैसले में आरक्षण अधिनियम 2012 को 50% की आरक्षण की सीमा से ज़्यादा होने के कारण रद्द किया, क्योंकि 2012 से 2022 तक सरकार हाई कोर्ट में यह बता पाने में असफल रही कि वे असाधारण परिस्थितियां कौन सी है जिसके कारण राज्य को 50% की सीमा लांघना आवश्यक है। अर्थात आरक्षण अधिनियम 2012 50% की सीमा लांघने के कारण नहीं, बल्कि हाई कोर्ट को 50% की सीमा लांघने की परिस्थितियां नहीं बता पाना है। इंदिरा साहनी फैसले के अनुसार राज्यों को असाधारण परिस्थितियों में 50% आरक्षण की सीमा लांघने की अनुमति है। बहुत से राज्यों में 50% से ज़्यादा आरक्षण है और बहुत से राज्य आरक्षण को 50% से ज़्यादा बढ़ाने के लिए अग्रसर हैं। अब हम जानते हैं कि कोर्ट ने इस अधिनियम को रद्द करते हुए क्या कहा। हमारी राय है कि आरक्षण को बढ़ाकर 58% करने के लिए 50% की आरक्षण सीमा का उल्लंघन करने के लिए कोई विशेष मामला नहीं बनता है। राज्य के तहत सेवाओं में प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता या शैक्षणिक संस्थानों में प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता हद तक प्रासंगिक है, लेकिन अगर उच्चतम सीमा को पार करना है तो प्रतिनिधित्व में अपर्याप्तता एकमात्र निर्धारण कारक नहीं हो सकती है और असाधारण परिस्थितियां होनी चाहिए। अब हम प्रदेश में आरक्षण अधिनियमों की वर्तमान स्थिति को समझते हैं। इस सरकार के कार्यकाल में 82% आरक्षण अध्यादेश 2019 और 58% आरक्षण अधिनियम 2012 आंकड़ों के अभाव में निरस्त हुए हैं। 4 सितंबर 2019 को राज्य सरकार द्वारा ओबीसी के लिए 27% एवं ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था।
इस अध्यादेश पर उच्च न्यायालय ने आरक्षण बढ़ाने के आधार का अधिकृत आंकड़ा मांगा था, जिसे राज्य सरकार प्रस्तुत नहीं कर पाई। परिणाम स्वरूप यह अध्यादेश निरस्त हो गया। हाई कोर्ट के आदेश पर क्वांटिफाइबल डाटा आयोग का गठन किया गया। सेवानिवृत्त न्यायाधीश छविलाल पटेल इस आयोग के अध्यक्ष हैं। यह आयोग राज्य में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जनगणना के साथ साथ राज्य के शासकीय सेवाओं में सभी समूहों के शासकीय सेवकों की गणना भी कर रही। सरकार आने वाले दिनों में आरक्षण अधिनियम 2012 के 58% आरक्षण को बचाने सुप्रीम कोर्ट में और सितंबर 2019 के 82% आरक्षण को लागू करवाने के लिए हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, छत्तीसगढ़ सरकार के लिए आगे की राह क्या क्या हो सकती है, इसे समझते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के समक्ष जिस प्रकार हाई कोर्ट द्वारा रद्द 58% आरक्षण को बचाने की चुनौती है, लगभग इससे मिलती जुलती परिस्थिति 1993 में तमिलनाडु सरकार के समक्ष भी उपस्थित हुई थी। अंतर यह है कि छत्तीसगढ़ का आरक्षण अधिनियम 2012 रद्द हो गया है, वहीं तमिलनाडु सरकार को अपने 69% आरक्षण को इंदिरा साहनी फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण में केंद्र के लिए 50% की सीमा तय किए जाने के बाद बचाने की चुनौती थी। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने 69% आरक्षण विधेयक को न्यायिक समीक्षा से बाहर करने के लिए आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में डालने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था। तब केंद्र सरकार ने संविधान में 76वां संशोधन करते हुए संविधान में अनुच्छेद 257 जोड़ा और इस विधेयक को 9वीं अनुसूची में डालकर न्यायिक समीक्षा से बाहर किया। अब देश के 2 राज्य कर्नाटक अपने 54% और झारखंड अपने 77% आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में डालने का प्रस्ताव केंद्र को भेजने वाली है। अब संभव है कि छत्तीसगढ़ सरकार भी SC, ST, OBC, EWS के लिए किए जाने वाले आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने का प्रस्ताव केंद्र को भेजे, क्योंकि राज्य के 13% SC जनसंख्या, 32% ST जनसंख्या, क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 44% OBC जनसंख्या, जो लगभग राज्य के 90% जनसंख्या है, व EWS के 10% आरक्षण को 50% रिजर्वेशन के दायरे में समेटना संभव नहीं है, क्योंकि सरकार पहले ही सितंबर 2019 में OBC को 27% व EWS को 10% रिजर्वेशन देने का अध्यादेश ला चुकी है। वैसे भी इंदिरा साहनी फैसले में 50% की सीमा केंद्र के लिए है, न कि राज्यों के लिए। वह अभी कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार ने EWS आरक्षण की संवैधानिकता की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि EWS का 10% रिजर्वेशन SC, ST, OBC के 50% रिजर्वेशन से अलग है, अर्थात केंद्र सरकार 50% की सीमा को ऑलरेडी लांघ चुकी है। वह बहुत से राज्यों में 50% से ज़्यादा आरक्षण। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आरक्षण अधिनियम 2012 को रद्द करते हुए अपने फैसले में कहा है कि राज्य सरकार ने अपवादात्मक परिस्थिति का प्रकरण नहीं बनाया है जिससे 50% कुल आरक्षण को बढ़ाया जा सके। अब सरकार और सामाजिक कार्यकर्ता योगेश ठाकुर दोनों ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अब यह देखने वाली बात होगी सरकार सुप्रीम कोर्ट में यह कैसे साबित करेगी कि सरकार के पास वे कौन सी असाधारण परिस्थितियां हैं जिसके कारण सरकार को 50% आरक्षण की सीमा रेखा को लांघना आवश्यक है। सरकार और आदिवासी समाज दोनों ही उन राज्यों के आरक्षण नीति का अध्ययन कर रहे हैं जहां रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा है, ताकि सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखा जा सके। सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की जाने वाली असाधारण परिस्थितियों से संबंधित दस्तावेज को अगर सुप्रीम कोर्ट स्वीकार कर लेती है तो 58% आरक्षण अधिनियम पुनर्जीवित हो जाएगा और 82% आरक्षण अध्यादेश 2019 के लागू होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। छत्तीसगढ़ से संबंधित नवीनतम जानकारी और देश प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और अपना महत्वपूर्ण सुझाव हमें देते रहें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।